नमस्ते, मैं हूं रवीन गौतम और आप देख रहे हैं ब्लंटली स्पीकिंग। और हम चर्चा करने जा रहे हैं 13 जनवरी से लेकर 17 जनवरी तक के शेयर मार्केट का उतार चढ़ाव। क्या उसका रुख रहेगा, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, यानी कि जो पूरा एक हम साप्ताहिक विश्लेषण करते हैं, वीकली एनालिसिस करते हैं सुभाष जी के साथ, वो करेंगे। लेकिन हम पहले देख लेते हैं कि पिछले हफ्ते का मार्केट किस तरह से रहा। अगर हम निफ्टी की बात करें तो निफ्टी ने जो लोवेस्ट बनाया 23,344 का बनाया और 24,090 का हाई बनाया और 23,431 पे फ्राइडे को बंद हुआ और ये तकरीबन 746 पॉइंट की रेंज में मार्केट ट्रेवल किया। और बैंक निफ्टी की बात करें तो 48,631 लोवेस्ट बनाया और 51,026 का हाई बनाया और 48,734 पे फ्राइडे को बंद किया। यहाँ पे जो हाई दोनों का ही है, बैंक निफ्टी और निफ्टी का, तो ये 6 जनवरी यानी कि जो मंडे था, मंडे के दिन इसने बनाया। और अगर हम ये देखें तो लास्ट वीक जो सुभाष जी ने जो लेवल दिए थे वो दिए थे निफ्टी के लिए 23,700 से लेकर 24,600। तो यानी कि 24,600 क्रॉस नहीं किया, बल्कि जो 23,700 का लेवल था वो निफ्टी ने तोड़ दिया और बैंक निफ्टी ने भी लेवल तोड़े नीचे की तरफ। और उसका जो सबसे बड़ा कारण रहा वो एचएमपीवी वायरस रहा। वैसे तो एचएमपीवी ही अपने आप में पूरा नाम है उसका, लेकिन फिर भी उसका एचएमपीवी वायरस बोल दिया जाता है, यानी कि ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस। अब हम हर बार अपने कार्यक्रम में कहते हैं कि जब हम आज बैठ के विश्लेषण कर रहे हैं तो कल कुछ भी हो सकता है। तो जब भी आप मार्केट में निवेश करें, कोई ट्रेड बनाएं, तो आप अपने वित्तीय सलाहकार की सलाह अवश्य लें। क्योंकि जब हमने सैटरडे को ये एनालिसिस किया था तब एचएमपीवी का कोई इतना बड़ा रोल नहीं था, लेकिन जब मंडे को मार्केट खुली और ये जब न्यूज आई चाइना से रिलेटेड तो एक पैनिक क्रिएट हुआ और मार्केट उसके बाद गिरी। जबकि कहा यह जा रहा है, जो एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये बहुत बड़ा कुछ है नहीं। एनीवे, तो इसी के ऊपर हम और आगे चलते हैं और ये भी देखें कि जो एफआईआईज ने जो सेल करी है लास्ट, मतलब इस पूरे जनवरी में 2025 में तकरीबन 21,357 करोड़ रुपए की उन्होंने सेल करी है, जबकि डीआईआई ने 24,215 करोड़ रुपए की परचेज करी है, बाई करी है। यानी कि एफआईआई उधर सेल करता है और डीआईआई इधर संभालता है। अगर मुझे लगता है डीआईआई ना संभाले तो शायद मार्केट में बड़ी गिरावट आ सकती। इस पर भी हम सुभाष जी से बात करेंगे। तो आज हम सुभाष जी से यही रुख समझने वाले हैं कि क्या मार्केट एचएमपीवी वायरस को कुछ और तवज्जो देने वाला है या जितनी तवज्जो उसने देनी थी दे ली। और जो 10 जनवरी के बाद जिस तरह से सुभाष जी ने कहा था कि बड़ी मूवमेंट कोई भी किसी भी तरफ जो आ सकती है वो 10 जनवरी के बाद आ सकती है, तो उसका अब क्या रुख रहने वाला है। क्योंकि 10 जनवरी को फ्राइडे था और अब 13 जनवरी को जो मार्केट खुली, किस तरह से उसका मूड माहौल होगा। सुभाष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद रविंदर जी। सभी व्यूवर्स को भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इनिशियल कमेंट्री बहुत बढ़िया दे दी है। अब आप एक्सपर्ट हो गए हैं, पूरा शेयर मार्केट को एनालिसिस करने लग गए हैं। बहुत बढ़िया। बिल्कुल सुभाष जी, आपके साथ रह रह के ना, देखिए क्या होता है, जब जिसके साथ आप चलें तो संगत का असर होता है। तो मार्केट जब बिल्कुल आपसे प्रश्न पूछने होते हैं तो थोड़ा सा कुछ और पढ़ना भी होता है, जानकारी लेनी बिल्कुल होती है। बिल्कुल बिल्कुल, आप बहुत तेजी से रिकवर कर रहे हो। चलिए और चलिए, थैंक यू। हाँ जी, तो मतलब ये आपने अपनी कॉम्प्लीमेंट है आपका। कमेंट्री में, मैं आपकी कमेंट्री से ही क्वेश्चन ले लेता हूँ। जी आपकी जी। कमेंट्री में आपने 2-3 बातें कही। एक तो एचएमपीवी के वायरस के बारे में बात करी। देखिए, कई बार मार्केट में बहुत छोटी-सी चीज़ ज़्यादा ओवर रिएक्ट कर देती है। तो हम्म। एचएमपीवी का तो 4-5 केस है पूरे इंडिया के अंदर। और ऐसा कोई वो बड़ी चीज़ नहीं है कि भई ये कोरोना की तरह से ये बहुत भयंकर फैल जाएगी। और डब्ल्यूएचओ ने भी इसको कह दिया है कि कोई घबराने की बात नहीं है और कहीं घबराने की बात है भी नहीं। तो इसलिए इसके लिए कोई वरी नहीं करें। और बाकी ये है कि मार्केट ने मंडे को इस पे हेवीली रिएक्ट करके मार्केट का सेंटीमेंट बिगाड़ दिया। तो देखो, मार्केट में बहुत सारी चीजें प्ले करती है और इन्वेस्टर सेंटीमेंट एक अपने आप में बहुत बड़ा फैक्टर है। दूसरा फैक्टर, जैसे मैंने कहा, क्वार्टरली रिजल्ट्स हैं दिसंबर के, थर्ड क्वार्टर के, वो कोई एक्साइटमेंट नहीं दे पा रहे हैं कि भई कोई सेकंड क्वार्टर से थोड़े से बेटर होंगे, लेकिन कोई ज़्यादा तेज़ी की तरफ नहीं है। हमारी हम्म। इकोनॉमी जो है, जीडीपी है, वो 6 और साढ़े 6 के बीच में ही रहने वाली है। कोई साढ़े 6 और 7 के बीच में नहीं रहने वाली। तो इसलिए कोई, मैं और एक है ना, क्रूड के प्राइसेज़ भी बढ़ रहे हैं।
बढ़ रहे हैं, हाँ, जो तेजी आई नेगेटिव, है उसमें। हाँ, क्रूड के भी प्राइसेस। तो देखो मैंने बताया कि ग्लोबल क्यूज़ एक फैक्टर होता है, जो है जैसे 20 तारीख को ट्रम्प आएगा, तो जो अभी तक लग रहा है कि भी वो टैरिफ वार रहेगा और H-1 वीज़ा का भी चैलेंज रहेगा। हाँ, जियोपॉलिटिकल रिस्क अभी चल रहा है, उसका भी ट्रम्प से उम्मीद है कि वो उसमें वो पॉजिटिव करे। इंटरेस्ट रेट बढ़ने की बात चल रही है नहीं? क्योंकि इन्फ्लेशन कभी कंट्रोल में नहीं है। इंडिया का भी इन्फ्लेशन अभी कोई ऐसा कंफर्टेबल नहीं है। इंडिया की लिक्विडिटी भी टाइट है। अभी नए आरबीआई गवर्नर से बिज़नेसमैन मिले हैं कि लिक्विडिटी टाइट है, तो उसको रिलीज़ किया जाए, नहीं तो इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा। जी, तो और फरवरी के अंदर उम्मीद है कि इंटरेस्ट रेट थोड़ा कम होना चाहिए, वो भी देखना पड़ेगा। तो वीआईएक्स है वो बढ़ गया है, तो उससे भी वो बियर को सपोर्ट कर रहा है। तो जैसे आपने बताया कि 23,432 क्लोज़ हुआ है निफ्टी, मतलब जी, पूरे वीक में ये 573 पॉइंट गिरा है निफ्टी, पूरे जी, वीक के अंदर, जो कि 2.39%। लेकिन जो ब्रॉडर इंडेक्स है, मतलब जो स्मॉल निफ्टी और मिड कैप और स्मॉल कैप, ये 5 से 6% गिरे हैं। हुँ, तो क्या है कि ओवरऑल सेंटिमेंट खराब रहा है। आप एक आईटी इंडेक्स को छोड़ दें, जैसे टीसीएस के रिजल्ट भी थोड़े से बेटर आए और उससे थोड़ा इंडिकेशन बेटर है, तो आईटी सेक्टर 1% बढ़ा है। बाकी सेक्टर कोई 2% गिरा है, कोई 3%, कोई 4%, पावर सेक्टर 7% गिरा है। सारे सेक्टर गिरे हैं, एक आईटी सेक्टर को छोड़ के। तो जी। ओवरऑल ब्रॉडर मार्केट में डाउनफॉल हुँ। है ना? और और अगर एफपीआई, टीसीएस के रिजल्ट अच्छे ना आते तो शायद और गिरावट आ सकती थी। बिल्कुल, ये इसने रोक लिया है मार्केट को, है नहीं? और उम्मीद अभी और सॉफ्टवेयर कंपनियों के रिजल्ट थोड़े से बेटर की उम्मीद है, तो इसने मार्केट ने रोका है। तो अभी जो रिजल्ट्स आ रहे हैं वो आईटी सेक्टर को छोड़ के बाकी कहीं कोई एक्साइटमेंट नज़र नहीं आ रही, है नहीं? एफपीआई की सेलिंग कंटिन्यूअस बनी हुई है। जैसे अब तक मैं फिगर देता हूँ आपको, अब जी, तक 21,353 करोड़ का एफपीआई सेलिंग बेच करी चुके है। हैं जी, और 24,216 करोड़ का डीआई ने परचेज़ खरीदा है किया है। उन्होंने। और जी, जनवरी 10 को 2,255 करोड़ का एफपीआई की सेलिंग है और डीआई की 3,962 की बाइंग जी, है नहीं? तो ये फैक्टर है और बीआईएक्स जो है न 10.16% बढ़ा है, जो अब 14.92% हो गया है, जो बियर को सपोर्ट करता है। हुँ, इसी प्रकार रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स है, वो भी अ, बियर को सपोर्ट कर रहा है, तो वो भी कम है, 50 के आसपास है। 75 70-75 रहता है, तो वो बुल को सपोर्ट करता है। और टेक्निकल वीकली चार्ट जितने हैं कि जैसे 50 वीक का चार्ट है, उसका उससे भी ये क्लोज़ जो हुआ है निफ्टी, वो उससे नीचे क्लोज़ हुआ है। तो ये एक्स्पोनेंशियल मूविंग एवरेज बोलते हैं, 50 वीक एक्स्पोनेंशियल मूविंग एवरेज, उसका लेवल से भी वो नीचे चला गया है। जी। तो अब आप क्वेश्चन टेक अप कर सकते हो। क्वेश्चन हाँ, जो हुँ। एचएमपीवी से जो मार्केट में गिरावट आनी थी, क्या वो गिरावट आ चुकी है? अब इसके बाद हमें क्या नेक्स्ट उसमें कहीं अटेम्प्ट में देखने को तो नहीं मिल सकती इसका मार्केट के ऊपर इम्पैक्ट? इससे एचएमपीवी की कोई फैक्टर ही नहीं है। मार्केट ने जो मंडे को गिरावट की थी काफ़ी, वो लॉजिकल नहीं थी। तो जी, ये इसकी कोई गिरावट फर्दर तो आने का मतलब नहीं है, क्योंकि एक्सपर्ट सब बता चुके हैं कि कोई गिरावट नहीं है। हुँ, ये गलत गिरावट थी, तो इसलिए इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। और वही है जैसे पैनिक हो जाता है ना, दूध का जला पैनिक में छाछ मत को आइए। भी फूँक मार कर पीता है, तो वो कोरोना का पैनिक है, तो लोग एकदम एक वायरस है, पता नहीं क्या हो रहा है औ है और नहीं? अगेन फिर ओरिजिन चाइना ही था तो और हाँ, डर हो चाइना गया। था।
तो अच्छा सुभाष जी, एक चीज और इसमें बताइए कि जैसे लास्ट टाइम हमने कोरोना वायरस के समय देखा था कि जो क्रूड ऑयल था उसके भी प्राइस बिल्कुल बॉटम पे लग गए थे। आई थिंक $20 से भी नीचे शायद चला गया था, और एक बार शायद तो जीरो भी आ गया था, ऐसा कुछ था जो मुझे ध्यान है। तो माइनस में अभी आ गया था। हाँ। हाँ, माइनस में आ गया था बिल्कुल। तो अभी इसमें जो है एचएमपीवी में क्रूड ऑयल के ऊपर इंपैक्ट क्यों नहीं आया और क्रूड ऑयल क्यों बढ़ा, जबकि जब पूरी मार्केट और गिर रही थी? देखो, क्रूड का डिफरेंट गेम है। जैसे जी। जो एक्सपोर्ट करती है ना ओपेक, है ना, ऑयल प्रोड्यूसिंग एक्सपोर्ट कंट्रीज, वो हम्म। उनका एक कार्टेल है। वो डिसाइड करते हैं कि कितनी तो रिक्वायरमेंट है वर्ल्ड के अंदर और कितना प्रोड्यूस करना है। तो यदि वो मिलकर कोई भी प्राइस बढ़ाना चाहते हैं तो वो मिलकर बढ़ा लेते हैं, है ना? अमेरिका काउंटर करता रहता है, लेकिन जी। फिर भी अमेरिका की कंजम्पशन भी है, प्रोड्यूसर भी है। तो इसलिए वो काउंटर करता भी है, कभी इफेक्टिव हो जाता है, कभी नहीं भी होता है। तो लेकिन ये है कि ये ओपेक कंट्रीज़ जो है ना, ये एक तरीके से, और वैसे तो इंडिपेंडेंट है मार्केट में, पर डिमांड एंड सप्लाई इस पे है। जैसे ईरान युद्ध में फँस गया, तो उसकी, वो एक मेजर प्रोड्यूसिंग कंट्री है। रसिया फँसा हुआ है, वो बेच नहीं सकता, वो भी एक है। तो क्या है कि ये सप्लाई रिस्ट्रिक्टेड है। तो इसका ओके। इम्पैक्ट है, जब इकोनॉमी में थोड़ी-सी रिवाइवल आती है, यूएस की इकोनॉमी थोड़ी बेटर चल रही है, तो उसकी खपत बढ़ जाती है। इंडिया की खपत बहुत भयंकर है, तो उनमें डिमांड बढ़ जाती है, सप्लाई थोड़ी कम होती है, तो प्राइसेस बढ़ जाता है। वो तो डिमांड क्रूड सप्लाई का ऑयल गेम। में क्या अभी, क्रूड ऑयल में अभी और तेजी देखी जा सकती है क्या? ज़्यादा तेज़ी नहीं लगती, मेरे को लगता नहीं है। $80 के आसपास इसको क्रॉस ज़्यादा नहीं करेगा, लेकिन करता है तो इंडिया के लिए बहुत नेगेटिव है। क्योंकि अभी भी करंट अकाउंट डेफिसिट हमारा बढ़ा हुआ है, ओके। काफ़ी बढ़ा हुआ है। वो थोड़ा टेंशन का काम हो रहा है। तो यदि क्रूड के प्राइसेस बढ़ते हैं, तो ये हमारे लिए एक नेगेटिव फैक्टर है इंडियन इकोनॉमी के लिए। ओके। और ऐसी कंडीशन में क्या हमारा जो शेयर मार्केट है उस पे भी इम्पैक्ट इसका आ सकता है? हाँ, क्रूड बढ़ता है तो मार्केट नीचे जाता ओके। है ना? और तो इसका इम्पैक्ट नेगेटिव ही है, क्रूड के प्राइसेस बढ़ने से, है नहीं? तो इंडिया को, क्योंकि इंडिया इज़ ए मेजर इंपोर्टिंग कंट्रीज़ ऑफ क्रूड, तो इससे हम्म। हमारा फिस्कल डेफिसिट भी बढ़ता है और ट्रेड डेफिसिट भी बढ़ता है। और उधर से डॉलर भी मजबूत होता जा रहा है, और रुपया भी कमजोर हो डॉलर रहा है, तो मजबूत मतलब हो रहा है, इंडियन रूपी डेप्रिशिएट हो रहा है। अभी जैसे 85, 94 ऑल टाइम हाई डेप्रिशिएट हो गया है ये जी। क्रूड, क्या नाम, करेंसी, डॉलर। वो जी। डॉलर। और ये यूएस डॉलर जो है, डॉलर इंडेक्स जिसे हम बोलते हैं, ये 109 से ऊपर चला गया। ये हम्म। मजबूत हो रहा है। तो और ये बॉन्ड के यील्ड है, ये भी 4.68% चल रहे हैं। तो ये जितना अट्रैक्टिव हो रहा है, तो इमर्जिंग मार्केट से पैसा निकल रहा है, इसलिए ये एफआई फ्लो बढ़ता जा रहा है। एफआई की हम्म। सेलिंग है, और एफपीआई के लिए अट्रैक्टिवनेस, अभी हमारे रिजल्ट जो है क्वार्टरली इतने अच्छे नहीं आ रहे कि उनको अट्रैक्शन आ जाए। तो हम इसको बिल- सबड्यूड रिजल्ट बोल रहे हैं। तो थर्ड जी। क्वार्टर भी सबड्यूड है, तो ये एक्साइटमेंट अभी क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं कि एफपीआई अपनी सेलिंग रोके। बीच में थोड़ा-सा लगा था कि एफपीआई सेलिंग रोक रहे हैं और थोड़ी-सी बाइंग भी कर सकते हैं, लेकिन वो वापस सेलिंग बढ़ गई इनकी। वापस सेलिंग बढ़ गई। तो सुभाष जी, ऐसी सिचुएशन में अगर हम नेक्स्ट वीक की बात जो करने वाले हैं, 13 जनवरी से लेके 17 जनवरी तक, तो उसके लेवल क्या रहने वाले हैं? किस तरफ अभी मार्केट, और क्या आप गिरावट देख रहे हैं, या यहीं कहीं आसपास ठहरेगी, या बाउंस बैक कर देखिए सकती है? देखिए, मैं 23,050 पे मैं बहुत बड़ा सपोर्ट देखता हूँ। मुझे अच्छा। लगता है बॉटम में 23,050 रहना चाहिए, और 23,850 ऊपर में, इसके बीच में रहना चाहिए मार्केट। 23,050 का बॉटम देख रहे हैं और और 23,800 23,850 का टॉप देख रहा हाई हूँ। देख रहे हैं। ओके। हाँ जी। यानी कि और बैंक 24 को निफ्टी में, 24 क्रॉस नहीं करेगा, यानी कि हाँ, अभी 24 क्रॉस करने की उम्मीद नहीं है। उम्मीद नहीं है। और बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें? बैंक निफ्टी में 48,050
और 49,750। 48,050 और 49,750। 750। देखो हमारा 750। निफ्टी ऑल टाइम हाई रहा है 26,277 ऑल जी टाइम हाई। जी उससे हम अब 23,432 क्लोज हुआ है। जी। तो तकरीबन 2,800 पॉइंट मतलब माइनस। घट चुका है माइनस। हम्म हम्म। तो जो कि 11% के आसपास है, 11-12% जी की। और अपना बैंक निफ्टी हाईएस्ट जो रहा है 54,467 जी। और अच्छा। क्लोज जी। क्लोज हुआ है 48,734। 34। हाँ जी, तो तो ये भी 11% के आसपास घटा हुआ है। 11% के आसपास, यानी कि ओवरऑल 11% का डाउन है मार्केट। अब सुभाष टॉप जी, से। हाँ, अब इसमें एक चीज और समझनी है आपसे कि मान लीजिए आज की तारीख में 11% मार्केट डाउन है, तो शेयर मार्केट में कहा जाता है कि भाई जो अभी तक देखते आए कि कभी ना कभी तो वापस रिकवरी करती ही है। तो अगर कोई लॉन्ग टर्म के लिए, साल 1.5 साल के लिए अगर इसमें पैसा लगाना चाहे तो क्या ये इसे अपॉर्चुनिटी माना जाना चाहिए, या अभी और कोई फियर फैक्टर क्रिएट हो सकता है? जिस तरह से आपने कहा कि भाई क्रूड ऑयल के अगर दाम बढ़ते हैं तो समस्या है, प्लस अभी ट्रंप आ रहे हैं, कितने टैरिफ लगा देंगे तो उसका इम्पैक्ट क्या आएगा उसको देखते हुए, प्लस डॉलर और आईएनआर का जो डिफिशिएट हो रहा है करेंसी का, उसको देखते हुए क्या आपको, मतलब इस पे देखिए, क्या एनालिसिस है एक आपका? 1 फरवरी को बजट आएगा। जी बजट में उम्मीद है कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है 11 लाख से वो 15-20%, 25-30% भी बढ़ा सकते हैं। इसको 13-14 लाख करोड़ भी कर सकते हैं। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाते हैं तो इससे क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री, डिफेंस इंडस्ट्री एक पीएलआई में प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव, जी। ये लगता है कि इसके अंदर और इंडस्ट्री को कवर करेंगे और इसका बजट एलोकेशन और बढ़ा देंगे, है नहीं? लेकिन अभी जैसे मैन्युफैक्चरिंग तो जो जीडीपी के जो डेटा आए थे तो बड़ी कमजोर निकल गई, वो तो काफी वीक थी, तो फिर इंसेंटिव का क्या करेंगे जब प्रोडक्शन ही नहीं हो रही? देखो ऐसा है, ऐसे नहीं है क्योंकि अभी इनको अ, डिफेंस के ऑर्डर मिल रहे हैं। जो अपनी ब्रह्मोस मिसाइल्स है ना, जी। ये अ, बड़े-बड़े ऑर्डर इसको मिले हैं। पहले फिलीपींस ने दिया था और अब अभी कौन-सी कंट्री है एक कंट्री ने बहुत ज़्यादा डिमांड करी है। सऊदी ओके। अरेबिया कंट्री ने शायद मिडल ईस्ट की कंट्री ने किसी ने डिमांड की ओके, है। मिडिल ईस्ट की किसी कंट्री ने करी है। ब्रह्मोस हाँ, तो हमारा ओके। जिससे कि एकदम मतलब कई बिलियन यूएस डॉलर के अंदर उसका ऑर्डर है। हम्म। तो एक और दूसरी बात ये है कि हमारा जो डिजिटल है डिजिटल इंडिया जिसे ये प्रमोट किया था, जी। तो इसकी वजह से भी काफ़ी हमारा जैसे आज हमारी बैंकिंग है, पेमेंट सिस्टम है, यूपीआई सिस्टम है, तो इसमें भी काफ़ी हमारी डिमांड है वर्ल्ड वाइड। तो ये इसकी भी हमें ऑर्डर मिलेंगे, उम्मीद कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी इंक्वायरीज़ आ रही हैं और अभी हमारा मैन्युफैक्चरिंग 15% है, टारगेट इसको 20-22% जीडीपी का कंट्रीब्यूशन में कोशिश कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ फंडामेंटल इंडिया का आप देखना 1 जनवरी के बाद मार्केट में अच्छा छलांग आने की उम्मीद है और ये 1 23,000 का फरवरी के जो बाद। एक हाँ, बजट में हाँ जी। काफ़ी एक। इंसेंटिव रहेंगे, हैं जी। बिज़नेसमैन के लिए, मिडल इनकम ग्रुप के लिए, परचेज़िंग पावर बढ़ेगी, कंज़म्पशन बढ़ेगी और तो ये 23,000 जो मैं समझ रहा हूँ अच्छा सपोर्ट है और यदि मार्केट यहाँ से चलता है, तो मार्च तक 26-27,000 तक जा सकता है मार्केट। वापिस ऑल टाइम जो जी भाई साहब, आप बोलिए हाँ, अभी। हाँ जी, हाँ। हाँ जी। तो जी। मार्केट में तेज़ी की पूरी उम्मीद है, ऐसा नहीं है। क्योंकि अब ये बॉटम पे लग रहा है मार्केट। अभी मतलब टेक्निकल अभी वीक है। अभी मतलब आपको ये लगता है बिल्कुल बॉटम पे आ गया है? अब ज्यादा से ज्यादा जो आपने लास्ट दिया हाँ, जैसे 23,050 का। 20 जनवरी को ट्रम्प टेक ओवर करेगा, जी। तो काफ़ी उम्मीद है कि बहुत सारी इंडस्ट्री चाइना का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हमारा बढ़ेगा। क्योंकि जब वहाँ टैरिफ बढ़ेंगे हम्म। चाइना के अंदर,
और इंडिया में उतने डिफरेंशियल बेनिफिट रहेगा, तो ये बहुत सारे प्रोडक्शन के चांसेस यहाँ पे आ जाएँगे। यहाँ पे आ जाएँगे। और तो सेमीकंडक्टर में भी इन्वेस्टमेंट काफ़ी आ रही है। तो ठीक है, हाँ बिल्कुल जी, अब देखते हैं कि क्या रहेगा कैसे। और एक तरुण गुप्ता जी आपका एनालिसिस हमेशा रेगुलर देखते हैं और कमेंट्स भी अपने भेजते रहते हैं। एक सवाल भेजा था, मैं भी मोबाइल पे हाँ जी। ढूँढ रहा था, उनका सवाल मिस हो गया, बट अगले कार्यक्रम में हम उनका सवाल ले लेंगे। तो बेसिकली उनका निफ्टी की शायद एनुअल ग्रोथ के ऊपर था, मुझे जो ठीक से ध्यान नहीं है, इस वजह से मैं सवाल वो नहीं मतलब रख पाया हूँ। देखिए हमारा इस साल भी 24 के अंदर भी 8.8% हमारी जीडीपी इसमें रिटर्न रही है शेयर नि मार्केट के अंदर निफ्टी में। कैलेंडर ईयर में ओके, 8.8% और मैं सोच अच्छा, रहा हूँ 15% की रिटर्न इस साल आ जाएगी। 2025 में। 2000 कैलेंडर 25 में 15-16% की रिटर्न मैं आनी उम्मीद कर रहा हूँ 12 से 24% के बीच में रिटर्न हुँ, आने की उम्मीद है। क्योंकि अब आनी इंडेक्स काफ़ी करेक्ट हो चुका है, तो हुँ। 12 से 24% इसमें रिटर्न आ जाएगी, ये 12 उम्मीद से कर रहा हूँ। 24% की रिटर्न आती। बिल्कुल ठीक है सुभाष जी, तो जो नेक्स्ट वीक के लिए जो दर्शक प्लान कर रहे हैं, वो एक बार मैं लेवल्स दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। निफ्टी का सुभाष जी ने दिया है 23,050 से लेके 23,850 के बीच में रहने की उम्मीद जताई है। और जो बैंक निफ्टी का है, वो 48,050 से लेके 49,750 के बीच में रहने की उम्मीद जताई है। और हम हमेशा कहते हैं इस कार्यक्रम में कि विश्लेषण नेक्स्ट वीक का है और पूरे वीक का है, यानी कि पूरे 5 दिनों का है। और इस बीच में अगर कोई भी इवेंट घट जाती हैं, तो मार्केट में भी घटनाओं का असर पड़ता है। तो इसलिए जब भी किसी भी तरह का निवेश करें, ट्रेड करें, तो अपने वित्तीय सलाहकार की सलाह अवश्य लें। सुभाष जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद सभी व्यूअर्स का भी बहुत-बहुत धन्यवाद जी। जी, और दर्शकों मैं हम कभी कहता नहीं हूँ, इसलिए आज मुझे कुछ लोग बोलते हैं कि आप बोलते ही नहीं है, जब आप बोलते नहीं है तो काम कैसे होगा? यानी कि वो सब्सक्राइब करना है, कमेंट करना, लाइक करना है, जो सारी चीज़ें करनी होती हैं, वैसे तो आप लोग करते ही, लेकिन फिर भी मैं बोल रहा हूँ, तो इसलिए दोबारा करिएगा। धन्यवाद, नमस्ते। नमस्कार।